नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों के बीच महाविकास अघाड़ी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान कर दिया है। उधर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों से खबरें आ रही हैं कि कई पोलिंग बूथ पर कांग्रेस के वोट शून्य या बहुत कम पड़े दिखाए गए हैं और स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किए हैं। धुले के अवदान गांव का ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस गांव के लोगों का दावा है कि 70% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था, मगर यहाँ कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिला, शून्य वोट मिले हैं। यानी चुनाव नतीजों पर लोगों को संदेह है और वे उसके खिलाफ गुस्से का इजहार कर रहे हैं। दरअसल जिस तरह के नतीजे आए थे, उसी से लोग हक्का-बक्का थे और बहुतों को संदेह हो रहा था कि कहीं बड़े पैमाने पर धांधली तो नहीं की गई है। लोकसभा चुनाव में आगे रहने वाला महाविकास अघाड़ी लगभग 17% वोटों से पीछे हो गया। ये अचंभे वाली बात भी थी और संदेह पैदा करने वाली भी। अब जब सवाल उठे तो उनके जवाब भी ढूंढे जाने लगे। कुछ ने चुनाव आयोग द्वारा मतदान के आंकड़ों में बार-बार बढ़ोतरी करने को शक की निगाहों से देखा, तो कुछ ने बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की स्ट्राइक रेट पर सवाल खड़े कर दिए। इन तीनों का स्ट्राइक रेट 70% से ज्यादा था, बीजेपी का तो 90% के आसपास और शिवसेना का 80%। ये कई वजहों से अनहोनी माना गया। एक, अजीत पवार सबसे बुरी स्थिति में थे, मगर उन्होंने शरद पवार की पार्टी को ध्वस्त करते हुए 41 सीटें जीत ली। फिर बीजेपी के वोट शेयर बीजेपी का जो वोट शेयर है लगभग उतना ही रहा जितना आम तौर पर रहता है, 26% के आसपास, मगर उसकी 27 सीटें बढ़ गई। इस तरह के कुछ और आंकड़े भी पेश किए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गुरदीप सपल ने नांदेड़ के आंकड़े देते हुए कहा है कि यहाँ की संसदीय सीट कांग्रेस ने जीती। लोकसभा चुनाव भी हुए थे नांदेड़ सीट के लिए, तो यहाँ से कांग्रेस ने सीट ये जीती, मगर 6 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के वोटों की संख्या इतनी कम क्यों है? ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस को वोट देने वाला हर चौथा वोटर महायुति को वोट दे आया? हालांकि चुनाव विश्लेषक इन आंकड़ों की व्याख्या करके बता सकते हैं कि ये भी संभव है और वो भी संभव है और अतीत में ये होता भी रहा है। मगर क्या कोई ऐसे सबूत भी सामने आए हैं जो निर्णायक तौर पर दिखाते हों कि हाँ, धांधली हुई है, या कुछ ऐसी चीजें आई हों जिन्हें कोर्ट में पेश करके साबित किया जा सके कि देखिए किस तरह से जनमत का अपहरण महाराष्ट्र में किया गया है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होने जा रही है और इसमें हिस्सा लेने के लिए जो मेहमान हमारे साथ हैं, फिलहाल 3 मेहमान हमारे साथ हैं। 2 वरिष्ठ पत्रकार मीनू जैन और ओंकारेश्वर पांडे हैं और डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग जी हैं, जो कि लगातार इस सवाल से जूझते रहे हैं। चुनाव आयोग के जो आंकड़े आते हैं, उन्हीं के आधार पर विश्लेषण करते रहे हैं कि किस तरह से बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ हो रही हैं। ईवीएम का खेल क्या है, उस पर भी आपकी एक विशेषज्ञता है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे एडिटर उस वीडियो को दिखा दें, जो महाराष्ट्र के धुले के औदान गाँव का है, जहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्होंने वोट तो कांग्रेस को दिया था, मगर वो 0 वोट क्यों दिखा रहा है उनके गाँव में। तो वहाँ के मतदाताओं का गुस्सा आप देख सकते हैं, वो छला हुआ महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने जिसको वोट दिया, उसका अता-पता ही नहीं है। वोट किसी और को चला गया, कैसे चला गया, क्यों चला गया, ये अभी हम कहने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन जब बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी, इस उम्मीद से चर्चा शुरू करते हैं। मीनू जी, आपसे शुरू करते हैं। पहली टिप्पणी आपकी, ये जो अब चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, उनको कैसे लिस्ट करेंगे 1, 2, 3, 4? मैं चुनाव आचार संहिता में जो उल्लंघन हुआ है, उनको अलग रखकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो अपने आप में बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। पैसे का, सत्ता का दुरुपयोग,
तमाम संसाधनों का दुरुपयोग और बटेंगे-कटेंगे के नारों का दुरुपयोग, वो सब एक अपनी जगह पर है। लेकिन चुनाव प्रक्रिया में किस तरह से घाल-मेल, गोलमाल की खबरें आ रही हैं और वो कितनी विश्वसनीय लगती हैं आपको? जी। देखिए मुकेश जी, इसमें सबसे पहले जो घाल-मेल या धांधली या जो भी कुछ कहें आप इसको कुछ भी नाम दें, इसकी सबसे पहली खबर मतदान पूरा होने के बाद आई थी। जबकि चुनाव आयोग आंकड़े जारी कर चुका था, इतने प्रतिशत मतदान हुआ। वो प्रतिशत बताते हैं, संख्या तो बताते नहीं हैं आजकल। तो उसके बाद वो रात तक वो 12 बजे के आस-पास तक फिर उसमें 2% की बढ़त उन्होंने और की, जैसा कि उनकी प्रैक्टिस आजकल चल रही है। और उसको जो कैलकुलेट करने वालों ने बताया कि करीब ये 20 लाख के करीब ये बैठता है आंकड़ा, 2% अगर जोड़े तो। तो वो 20 लाख वोट तो विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर कर सकते हैं, ये सब जानते हैं। विधानसभा में तो 10-5 वोट से भी हार जीत तय हो जाती है। तो सबसे शुरुआत वहीं से हुई कि चुनाव आयोग ने अपना जो पैटर्न बनाया हुआ है, ये धांधली या हेरा-फेरी करने का, उन्होंने वो उससे बाज नहीं आए, जो हरियाणा में किया था, उसी से बढ़ा के उसी तरीके से उन्होंने बढ़ाया। लेकिन इस बार उन्होंने समझदारी ये की कि ज्यादा विरोध ना हो, इसलिए 2% को ही बढ़ाया, ज्यादा नहीं बढ़ाया, जैसा कि हरियाणा में या लोकसभा में वो बढ़ा रहे थे। तो सबसे पहला तो यहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी। उसका कुछ लोगों ने संज्ञान भी लिया, सोशल मीडिया पे उसका हल्ला भी हुआ, लेकिन कोई एक्टिविटी या हरकत जो है, जो पार्टिसिपेटिंग पार्टीज है महाविकास आघाड़ी की जितनी भी, उन्होंने इस चीज का कोई संज्ञान लिया नहीं, क्योंकि वो जो मैदान में दिखाई दे रहा था उससे वो आश्वस्त थे कि ये छोड़िए, 2% से हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब रिजल्ट आए और एक तरीके से महाविकास आघाड़ी का सुपड़ा ही साफ हो गया, और उसमें जो आपने लेटेस्ट ये बताया है अवधान गांव का, इसमें कि 0% जो आ रहा है, इसने तो एक अजीब खलबली मचा दी, बहुत ज्यादा। उसके बाद एक नांदेड़ के बारे में भी आया, जैसा आप बता चुके हैं अभी, कि एक ही विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है, वहां लोकसभा का भी चुनाव हो रहा है नांदेड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और लोकसभा कांग्रेस जीत जाती है और 6 के 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी हार जाती है, उसमें से 1-2 भी जीत जाती। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग शायद वो जो भी वो लोग करते होंगे हेरा फेरी, उसमें काफी बड़ी मिस्टेक हुई है। इससे एक ये भी पता चलता है कि जब सीटों की संख्या बहुत ज्यादा हो तो ये लोग हड़बड़ा जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। छोटी, जैसे हरियाणा था, छोटी थी, वहां वो कर पाए। तो यहाँ पे जो था 288, करीब 300 सीट हो गई एक मायने में, उसमें जो था कि कहीं चीनी ज्यादा हो गई, कहीं चीनी कम हो गई, और वो जी। सामने गई। अब ये अवधान वाली, मैं इसमें एक चीज और कहना चाहती हूँ मुकेश जी, इस अवधान वाली सीट का काट निकालने के लिए कि आप झूठ फैला रहे हैं कांग्रेस के लोग, इन्होंने, इनके डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट ने एक वो जारी की नई शीट, और उसमें दिखाया गया कि अवधान गांव में कुणाल बाबा, जो जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनको कितने वोट मिले और बीजेपी वाले को कितने मिले। ये है वो, इसमें मेरे पास है ये शीट। तो उसका जी। आप टोटल करें तो वो टोटल गलत बैठता है। मतलब वो उसमें साफ पता चल रहा है कि आप उसका काउंटर करना चाह रहे हैं, वो गलत नंबर से कर रहे हैं। मान लो वो बता रहे हैं कि 555 सीट वोट डले, लेकिन जो आप दोनों कैंडिडेट्स को बता रहे हैं कि एक को 200 मिले और 250 मिले और एक को 150 मिले, तो कहाँ हुए 555 का टोटल कहाँ हुआ? जी। तो वो जो था, उससे क्या होता है कि गलती के ऊपर गलती हो रही है। और उसमें जो आपने बताया कि इसके अलावा आचार संहिता की तो अनगिनत गलतियां हैं। अब इसमें बाकी तो जो है कि जैसे आज अवधान गांव का एक नया किस्सा आया सामने, तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेजुअली ये चीजें और सामने आएंगी, और आपको और शोध करने पड़ेंगे इस बारे में। जी। जी। ओंकारेश्वर जी, आपकी आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? आपने इसको देखा, देखिए कुछ आंकड़े जो एक्सप्लेन नहीं होते हैं, उनका मतलब नहीं है कि वो गलत हों। ये भी, इसको भी काउंट करके चलना चाहिए कि कई बार हैरत अंगेज परिणाम आते हैं, उन पे भरोसा नहीं होता, अविश्वसनीय से लगते हैं वो। तो ये एक एक पक्ष है उसका। लेकिन वो अविश्वसनीय क्यों हैं? क्या वो किसी गड़बड़ी की वजह से, धांधली की वजह से हैं? इसका क्या आधार है? इसको ढूँढना पड़ेगा। जी। मुकेश जी, अभी मीनू जी जो बात कह रही थी, मैं उसको थोड़ा-सा
टू द पॉइंट वहां तक पहुंचाना चाहता हूँ। आउटलुक की खबर 20 नवंबर 2024 को छपी है, गूगल पर अवेलेबल है। उसको शाम को 6:27 पे खबर अपडेटेड है और उसमें वो बताते हैं कि 288 सीट्स का जो चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है, वो मतदान 58.22% है, 58.22%। ये आउटलुक पर प्रकाशित खबर है। इसी तरह से इनका जो प्रेस रिलीज है पीआईबी का, ये सब ऑथेंटिक डाटाज हैं। वो भी यही कहता है कि 288 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इन महाराष्ट्र वोट इन सिंगल फेज विद ए टर्नआउट ऑफ 58.22%। लेकिन उसके तुरंत बाद 2 दिन बाद जब ये डाटा वो करते हैं, रिलीज करते हैं इलेक्शन कमीशन, तो उसमें ये कहते हैं महाराष्ट्र रिकॉर्डेड ए वोटर टर्नआउट ऑफ 65.02%। अब जिस दिन तक वोटिंग काउंट हुई, मेरा पिछली बार भी यही सवाल था और इस बार भी यही सवाल है कि आजकल के डिजिटल जमाने में ये तो कहीं वोटों की चिट नहीं है ना कि कुछ कुर्सियों के नीचे पड़े हुए थे, कुछ दरी के नीचे फंस गए थे, कुछ उधर साइड में गिरे हुए थे, है ना? कुछ टेबल में फंसे रह गए थे और हमने उसको वापस काउंट किया तो 5% बढ़ गए। 5% इज ए ह्यूज अमाउंट। दूसरा क्या है कि महाराष्ट्र के पत्रकारों को भी ये बताया गया है कि देखिए साहब 60 लाख वोटर टर्नआउट ज्यादा हुआ है, इसका मतलब है कि ज्यादा मैसिव वोटिंग हुई है और इसीलिए इतना मिल गया है। पर उनमें से कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि भाई आप 58.22% आप बता रहे हो काउंटिंग के दिन, 2 दिन बाद वो 65% कैसे हो गया? यानी कि 7% का डिफरेंस है ना, करीब करीब 6 to 7% का ये डिफरेंस है। ये एक विजिबल डिफरेंस है जिसको ना तो पॉलिटिकल पार्टीज एनालाइज कर रही हैं, ना उठा रही हैं, ना बता रही हैं, ना इसमें इलेक्शन एक कमीशन प्रश्न, के पास इसका कोई जवाब है। ओंकार जी, इसमें एक सवाल उठता है कि फॉर्म 17C होता है। हाँ, जब जब क्लोज होते हैं, वोटिंग क्लोज होती है, तो पोलिंग एजेंट 17C पर साइन करता है और उसकी एक कॉपी अपने पास लेता है। और जब ईवीएम मशीन खुलती है तो उसको मिलान करता है कि कितने वोटों से खुल रही वो ईवीएम मशीन। तो इस तरह की शिकायत अगर पोलिंग एजेंट्स ने नहीं की है कि ये बढ़ोतरी हुई है या कहीं घटे हैं कि वोट, तो फिर उस पर शक आप कैसे करेंगे? ये तो यही यही सवाल है कि वो तो इंडिविजुअल अपना देखेंगे ना, और एक दफा उनको दिखा दिया कि देखो इतना है ना, देखो इतना दिखाई दे रहा है ना। अब फाइनल वो वोटिंग, यही तो पिछली रिपोर्ट में जब वो एक संस्था ने, आपको याद है कि इस तरह के वोटों के परसेंटेज में और टोटल काउंटिंग में जो डिफरेंस हमारे आया साथ है। डॉक्टर गर्ग हमारे साथ है, वो उसी संस्था से है। वो अभी हाँ, और तो उसको डॉक्टर गर्ग विश्लेषण ने जो करते हैं। डाला है, मैंने वो थोड़ा पढ़ा है। तो ये जो डिफरेंस है, ये तो तब तक कोई बाहर के, उस समय तो आदमी एक एक कैंडिडेट अपने अपने सीट के लिए देखता है कि भाई मुझे जीतना है, मेरा कितना आ रहा है, मेरा कितना है। एक बार दिखाया, उसके बाद वो चला गया। बट एक्चुअली फाइनली कितना हुआ, ये तो टोटल काउंटिंग में आएगा ना। हमें ये इस डिफरेंस का डॉक्टर गर्ग बेहतर बता सकते हैं कि ये है। दूसरी बातें ये है, देखिए ये एक फैक्ट है जिसको इन्वेस्टिगेट किया जाना जरूरी है। दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि जो ग्राउंड पे जो कुछ भी नजर आ रहा था, तमाम सिचुएशंस वहां के जो वो थे, वो दिख रहे थे कि महायुति के फेवर में नहीं चल रहे हैं, हवा बदल रही है। जी। प्रधानमंत्री की मीटिंग कोई मामूली मीटिंग नहीं होती है, पूरी स्टेट मशीनरी लगती है, मतलब कि रूलिंग पार्टी भी और संघ भी, भाजपा भी, तमाम लोग उसमें लगते हैं। और कोशिश की जाती है कि कहीं भी, चाहे किसी पार्टी का प्रधानमंत्री हो, कि उसकी सभा मैसिव रूप से सक्सेसफुल हो। और मोदी जी की सभाएं तो वैसे ही बड़ी प्रेस्टिजियस हो जाती हैं उनके लिए। उनकी सभाओं में कुर्सियों का खाली रह जाना, क्या इतनी कमजोर है वहां का संगठन, इतना कमजोर है बीजेपी का या संघ का संगठन, एकनाथ शिंदे सरकार का संगठन? और अगर इतना कमजोर था, और अगर आपको लगता है कि मैसिवली लाड़की बहना और कई स्कीम्स जो वहां इन्होंने चलाई हैं, उसका इतना प्रभाव था, तो लोग तो आते, लोग भीड़ में आते कि भाई बड़ा अच्छा चल रहा है, मेरे घर में पैसे आ गए, हम तो चल रहे हैं ये मीटिंग देखने के ये लिए। ये वो तो डिफरेंस दूसरे कैसे मुद्दे है? हो गए।
ओंकारेश्वर जी, ये दूसरी चीजें हो गई। वोट वोट में कहाँ खेल हुआ है, ये एक बड़ा प्रश्न है। डॉक्टर गर्ग, आपके पास मैं इसीलिए आ रहा हूँ कि क्या आपने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया है कि वोट डालने के बाद कोई खेल हुआ है मशीनों में, या बाद में काउंटिंग में कोई डेटा ऐसा जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं, ये जो नतीजे आए हैं दरअसल वो नतीजे नहीं आने चाहिए थे, कुछ और होने चाहिए? देखिए मुकेश जी, मैं ये जो 20 तारीख को चुनाव हुआ, ये मैं पूरा डाटा जो बोल रहा हूँ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से प्रिंट आउट लेता हूँ मैं हमेशा, ताकि वो बाद में वो रिमूव भी कर दें, और उनके साइनों वाला कागज लेता हूँ। तो उसमें 5 बजे का जो पोलिंग परसेंटेज बताया 58.22%, 11:30 बजे 6.80% बढ़ा के 65.02 कर दिया, और मतगणना से 12 घंटे पहले एक और नया आंकड़ा जारी कर दिया कि अब ये 66.05 हो गया। 7.83% इन्होंने बढ़ा दिया। 6.80% तो रात को ही बढ़ा दिया, पहले दिन 11:30 बजे। ये दोनों उसकी मैं अब मैं इसकी जो दूसरी बात, फिर मैं आंकड़ों पे दूसरों पे आता हूं कि जहां जहां वोट परसेंट बढ़ता है वहां वहां बीजेपी जीत गया। साथ में झारखंड का हुआ, इसी में झारखंड का सेकंड फेज का है, जी 38 सीटें हैं। तो झारखंड के पहले फेज में, पहले चरण में 43 सीटें थी, तो उसमें इन्होंने वोट का बढ़ावा जो फाइनल किया 15 तारीख को, 13 को चुनाव हुआ, 13 को 5 बजे बताया, 13 को 11:30 बजे बताया, और 15 को बताया। उसमें 1.79% का बढ़ावा हुआ, 1.79%। उससे बीजेपी को मिली 17 सीटें 43 में से। एनडीए को 17 मिली और इंडिया को मिली 26। अब जो दूसरा चरण था उसमें इनका ध्यान, क्योंकि महाराष्ट्र में था बढ़ाने के लिए, वहां वो केवल 0.83% बढ़ाया, 0.83%, आधा बढ़ाया। तो सीटें भी आधी लगी बीजेपी। बीजेपी को 38 सीटों में से 7 सीटें मिली हैं। इंडिया को, बीजेपी नहीं, फिर मैं गलती बोल जाता हूं, एनडीए को 7 सीटें मिली हैं, और इंडिया को वहां 30 सीटें मिली हैं, 1 सीट अप गई है इंडिपेंडेंट को। ये जब हम आंकड़ा देखते हैं, वहां जहां बढ़ा दिया वहां सीटें बढ़ गई, जहां नहीं बढ़ाया वहां तो 1.79 बढ़ाया, ओवरऑल 1.349, और वी कैन से 1.35% पूरा ओवरऑल बढ़ाया है। यहां क्या किया है, यहां 9 करोड़ 97 मिलियन वोट है, 9,70,25,119 वोट्स हैं। इनमें पहले जो ये 7.86% बढ़ा दिया, इससे इन्होंने 75,97,000 वोट बढ़ा दिया, यानी कि 76 लाख बढ़ा दिया एक पर प्रश्न है, सीट। अगर मैं एक हाँ जी, प्रश्न है हाँ डॉक्टर जी, गर्ग। जी, नॉर्मली होता यह है कि इलेक्शन कमीशन में कि उस दिन 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है इलेक्शन कमीशन, और उस समय जो वोट परसेंटेज आता है वो शेयर करता है, लेकिन जी, नॉर्मली उसके बाद भी वोटिंग चलती रहती है, और जिसके अपडेटेड डाटा 10 बजे 11 बजे तक आते हैं। तो अगर जी, उस दिन डाटा बढ़ रहा है तो जी। ये एक स्वाभाविक है, लेकिन अगले दिन फिर बढ़ता है तब क्वेश्चनेबल है। जी नहीं, उस दिन का स्वाभाविक नहीं है। मैं मुकेश जी सहमत नहीं हूँ इस बात से। क्यों नहीं स्वाभाविक? जब शेड्यूल्ड टाइम, जो टाइम वोटिंग का था, निर्धारित टाइम, निर्णायक टाइम, वो खत्म हो गया। उसके बाद जो लोग चयन कक्ष में खड़े हैं, निर्वाचन कक्ष में खड़े हैं, केवल वो वोट डाल सकते हैं, कोई और नहीं आ सकता। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के गाइड ऑर्डर से जो मिस्टर जीव कुमार ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए बुक जारी की है, इंस्ट्रक्शन जारी की है, उसमें है कि उसका वीडियोग्राफी करना है जो लाइन में खड़े हैं। ये वीडियोग्राफी नहीं दिखाते, ये आंकड़ा बढ़ाते हैं। दूसरा, उसमें पीछे से जितने खड़े हैं, ताकि कोई और ना आ जाए, पीछे से एक नंबर शुरू करना है, सबको एक एक स्लिप बांटनी है। पीछे एक हो गया, आगे 2 3 4 ऐसे चलेगा, ताकि उसके पीछे कोई ना लग सके। उनकी वोट डलवानी है, और कोई नहीं, नया वोटर नहीं आ सकता, केवल जो कक्ष में है
वही दे सकते हैं वोट। तो वो जो है उसका नंबर अनाउंस करना है। राजीव कुमार ना तो वो नंबर अनाउंस कराने का बूथ पे, 1 लाख बूथ है महाराष्ट्र में, ना तो वो नंबर अनाउंस किया है, ना उसका वीडियो दे रहा है। प्राचा जी ने इसमें बहुत सा हंगामा भी किया हुआ है, वीडियो मांगे हैं, ये वीडियो देने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, मैंने ये अभी इसका तो कैलकुलेट कर लूंगा, हरियाणा का कैलकुलेट किया मैंने, अभी तो चुनाव हो गए। तो उसमें जब मैंने कैलकुलेट किया कि जितना वोट इन्होंने बढ़ाया तीसरे दिन तक, वो वोट अगर जितना पोल घंटे में कितनी वोट डलती है नॉर्मली पर्टिकुलर बूथ में, पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसको मैंने कैलकुलेट किया, कहीं वो 25 मिनट में खत्म हो जाती, कहीं 30 मिनट में, कहीं 1 घंटे में, एक जगह पे 122 मिनट बनते हैं। अब 7 बजे जब 5 बजे आपने आंकड़ा बताया, तो 122 मिनट का मतलब 2 घंटे, कहीं और 2.5 लग जाएंगे, 3 लग जाएंगे। तो 11:30 बजे जब आप आंकड़ा बताते हैं, तो उससे पहले जब आप इतने पोलिंग बंद हो गए, तो आप बता नहीं रहे जानबूझ के, क्योंकि आपने आंकड़ा बढ़ाना है। दूसरी बात यह है कि ये प्रोसीजर जो है कि लाइन में खड़े होंगे, उनका वोट डलवाना है, वो तो वोट डलता है 5 बजे। झारखंड में भी तो ऐसा ही सिचुएशन है। तो झारखंड में वो कहाँ गए वोटर, भाग गए कहीं झारखंड का। दूसरी बात, ये बोलते हैं राजीव कुमार कि हमारे पास जी बड़ी दूर से आते हैं, थके होते हैं, हमारे पास सूचना नहीं पहुंचती। इनका एनकोर ऐप है, उस एनकोर ऐप में हर 2 घंटे अपलोड होता है। तो ये क्या अपलोड करते हैं, 5 बजे कर दिया, 7 बजे कर दो, 9 बजे कर दो, 11 बजे कर दो, 11:30 बजे आप बताएं। तीसरी बात ये है कि झारखंड में 2 चरण में इसीलिए चुनाव कराया गया है कि वहां दुर्गम स्थिति है, वहां जंगल हैं, पहाड़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर शायद इतना अच्छा ना हो। वहां 2 चरण में चुनाव किया क्योंकि दुर्गम स्थिति है। महाराष्ट्र में तो उतनी दुर्गम नहीं है, हालांकि महाराष्ट्र में बहुत से क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां दुर्गम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सो जहां जहां मैं आपको 3 इसके सबूत देता हूं। अगर ऐसे कोई मैकेनिकली पूछेगा तो मेरे पास कोई आंसर नहीं है, लेकिन एक आंकड़ा विज्ञान का एक बेसिक प्रिंसिपल है, वो ये है कि वो देखता है फ्रीक्वेंसी कब आता, बारंबारता। जब लोकसभा से मैं लेता हूं, उससे पीछे नहीं जाता। लोकसभा चुनाव में इन्होंने क्या किया, यूपी में 7 चरण में चुनाव हुआ। पहले 2 चरण में इन्होंने वोट परसेंटेज, पोल परसेंटेज बढ़ा दिया ईवीएम का 2.3%। तो एनडीए को 16 में से 10 सीटें मिली। उसके बाद इनका योगी जी के साथ कोई झगड़ा हो गया, जो भी हुआ। अगले 5 चरणों में, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां में 0.1%, 0.01%, 0.24%, 0.27% और 0.34% ये बढ़ावा हुआ। उसका नतीजा क्या निकला कि 64 सीटों में से एनडीए को केवल 26 मिली। इससे ये तो हो गया वहां का। अब दूसरा उसी का, उड़ीसा में इन्होंने 12.48% वोट बढ़ा दिया, तो 21 में से 20 सीटें लगे। आंध्रा में 12.52% बढ़ा दिया, 25 में से 21 सीटें लगे। अभी हरियाणा में ताजा हुआ है, अक्टूबर में हुआ है, ये नवंबर है। हरियाणा में इन्होंने क्या किया, 2 जिले ऐसे हैं जो आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूं कंक्रीट, जिसका राजीव कुमार जवाब देना। 7 बजे उन्होंने पोलिंग का आंकड़ा बताया, पंचकुला में बोले 54.71% वोटिंग हुआ है। दादरी दूसरा डिस्ट्रिक्ट है इनका, एक चरखी दादरी बोलते हैं, उसमें बोले 58.10 हुआ है वोटिंग। तो 7 बजे के बाद 11:45 तक वहां कोई वोट नहीं पड़ा। बाकी 20 जिलों में जो 11:45 तक वोट पड़ा बता दिया। उन 2 जिलों में वही आंकड़ा रहा, एक भी वोट नहीं पड़ा। इसका मतलब वहां मतदान खत्म हो चुका था। लेकिन तीसरे दिन मतगणना से 12 घंटे पहले, शाम को 7 बजे, 7 अक्टूबर को, 8 को काउंटिंग होनी थी, 5 की ये इलेक्शन हुई थी, जो दादरी, चरखी दादरी में 10.52% बढ़ा दिया और पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में 11.48% वोट बढ़ा दिया। वोट कहां से आ गया, वोट तो बंद हो गया था। डॉक्टर गर्ग, हाँ जी, यहाँ पर मैं अपने दर्शकों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा, उसका जवाब आपसे चाहता हूँ, वही फॉर्म 17C का।
जी कि पोलिंग एजेंट 17C का फॉर्म लेते हैं जब जी क्लोज होती है ईवीएम मशीन, तो उस समय और फिर जब खोली जाती है ईवीएम मशीन, तो वो जी आंकड़ा मैच कराते हैं कि नहीं कराते हैं? अगर मैच नहीं, एक दो जगह तो सवाल उठे भी चुनाव के दौरान हरियाणा के, लेकिन बाकी जगह से नहीं उठे। अगर इस तरह का मिसमैच है, तो उस पर हंगामा क्यों नहीं हो रहा है? मैं बता रहा हूँ। वो चीज सामने आपका नहीं आ सवाल रही। जी, आपका सवाल ठीक है। पहली बात तो जो पोलिंग बूथ है, पोलिंग स्टेशन है, उसमें हर पार्टी के एजेंट बैठे हैं। तो बहुत से एजेंट तो जो ये इंडिया वाले को तो एक ही होता है, बाकी हो गया। मैं ऐसे देखता हूं, जब हमारे पंजाब में लोग बहुत ही सतर्क हैं। आप मानेंगे कि 60% लोगों को 17C फार्म नहीं दिया, उसके लिए झगड़ा करना पड़ा। झगड़ा करने के बाद डीएम ने बोला हाँ अब हम दिलवा देते हैं। उसके क्या भरा होगा? जब वहां अनाउंस करना है, आप 17C फार्म की बात कर रहे हैं कि उसको मिलना है। अब मिस्टर राजीव कुमार ये बोलता है कि 17C आप भी बोलते हैं, तो फिर 17C को अपलोड क्यों नहीं करता? सुप्रीम कोर्ट में क्यों झूठ बोलता है कि जी तो गड़बड़ हो जाएगी? 17C फार्म जो हर एजेंट को देना है, ऐसे करो, जी, इनके प्रिजाइडिंग अफसर से बताओ कि कहाँ कहाँ दिया, साइन करवाने हैं, दिखाए साइन वो ना। जी, दूसरा, जो फार्म मैं आप दे सकते हैं फीस भर के, जो फार्म मैं दे सकता हूँ आप दे सकते हैं, हर एजेंट को मिलना है, उसको राजीव कुमार बोलता है वो गुप्त है, वो खराब कर देंगे, उसको टेम्पर कर देंगे। व्हाई डज ही नॉट पुट इट ऑन द वेबसाइट? व्हाई डज ही अपोज? वो सुप्रीम कोर्ट में अपोज है। दूसरा, बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ जी, क्या कैसे ठगी मारते हैं। आप बोलते हैं एजेंट की बात, यहाँ लोकसभा चुनाव में चंडीगढ़ चंडीगढ़ जैसा एरिया, जहां हम 8 लोग साथ, जिसमें डीजीपी रिटायर्ड, मिलिट्री के कर्नल रिटायर्ड, प्रोफेसर रिटायर्ड, मैं खुद सोशल एक्टिविस्ट, हम यहाँ के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को मिले। वहां मैं ही स्पोक्समैन था। मैंने बोला यार जब ये सिंबल लोड करते हैं ना, तब गड़बड़ करते हैं, उसमें प्रोग्रामिंग कर देते हैं, क्योंकि मैं तो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार भी रहा हूँ। वहां प्रोग्रामिंग से ही हम रिजल्ट निकालते हैं कि प्रोग्राम तो जो मर्जी कर दो, आपकी इच्छा है, आपके हाथ में है। तो कहने लगा, आप मानेंगे, आप बोलते हैं कि एजेंट को बताएगा, हम सब लोगों को क्या बोलता है जी वो तो हम लोड ही नहीं करते, हम तो बाहर चिपकाते हैं। सिंबल हम बाहर चिपकाते हैं। चंडीगढ़ का चीफ जी, इलेक्शन ऑफिसर है, जो इलेक्टोरल ऑफिसर, जो मिस्टर राजीव कुमार का एजेंट है, वो लोकसभा में इतने बड़े डेपुटेशन को बोल रहा है। और उनमें से क्या बिल्कुल। हुआ? उनमें से बहुत से लोगों ने मान लिया कि हाँ ऐसे ही होता होगा। फिर मैंने जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया कि SLU, सिंबल लोडिंग यूनिट, इसको बचा के रखना है, तब मैंने उसको भेजा, भाई बताइए आप। इसलिए आप ये बात जो है कि जब एक सीईओ इतना झूठ बोल सकता है, तो बाकियों के क्या बात करते हैं कि एजेंट की बेचारे की क्या बात? बिल्कुल, वो नहीं बिल्कुल। बोलेगा। तो मीनू जी, अब सवाल ये उठता है कि किस बेसिस पे अगर महाविकास आघाड़ी कह रही कि कोर्ट जाएगी, तो क्या आधार लेके जाएगी? क्या ये जो डाटा आगे बढ़ जाता है और उसका जो असर रिजल्ट में देखने को मिलता है एक तरफा, मतलब आपने वोट परसेंटेज बढ़ाया और उसका फायदा मिला बीजेपी और एनडीए को, क्या ये एक ऐसा आधार बन सकता है जिसको कोर्ट मान्य करेगा, या और पुख्ता सबूत की जरूरत पड़ेगी उसको? अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी। जी, देखिए, जो सबसे पहले तो यही क्वेश्चनेबल है कि आज के डिजिटल एज में, और जैसे अभी डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग साहब ने बताया है कि एनकोर जो उनका ऐप है, उसमें हर 2 घंटे में डेटा अपडेट होता है। तो आप मान लीजिए, चलिए 6 साढ़े 6 बजे आपकी खत्म हो गई पोलिंग, तो लास्ट डेटा 8 साढ़े 8 बजे तक अपडेट हो जाना चाहिए ना, एंड दैट शुड बी द फाइनल डेटा। तो वो चीज तो सबसे ज्यादा क्वेश्चनेबल है कि आप अगले दिन तक, 2 दिन बाद तक, मतगणना के इमीडिएट पहले तक आप अपडेट कर रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? तो फिर आपकी जो आपका डिजिटल जो आपकी प्रोसेस है, वो सवालों के घेरे में जरूर आएगी कि इतना या तो आप इनएफिशिएंट हैं या आप जानबूझ के ये बढ़ा रहे हैं। एक तो ये सबसे पहला तो यही क्वेश्चनेबल है कि आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं और आप 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी या 80 कॉन्स्टिट्यूएंसी या 200-300 कॉन्स्टिट्यूएंसी को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। उसमें इसका मतलब तो ये है कि अगर आप पूरे नेशन का डेटा होगा तो क्या 1 साल तक डेटा अपडेट होता रहेगा और तब काउंटिंग होगी?
दूसरी बात, एक जो चीज निकल के आई है, जो मेरे पास किसी ने भेजा है, एक एक्टिविस्ट है, उन्होंने ये भी बताया कि जो मॉक पोलिंग है, देखिए मैं तो कभी एजेंट रही नहीं हूँ ऐसे इलेक्शन एजेंट की पोलिंग पे, लेकिन जो मॉक पोलिंग करके बताते हैं उसमें वीवीपैट का जो ग्लास होता है, शीशा, वो ओपेक होता है, मतलब उसमें ये दिखाई नहीं देता आपको कि आपका जो वोट वास्तव में सही दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो मैं इस बात के लिए हैरत में हूं कि आज तक किसी ने इस बात के लिए ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया। अब डॉक्टर साहब, आप इस बात को की ताकीद कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्शन सही है या नहीं है। जब आप एक्चुअल पोलिंग होती है तो ट्रांसपेरेंट है जो शीशा है वीवीपैट का। तो ये चीज आज तक, मेरा मानना ऐसा है कि जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, पहले इस चीज का कंफर्मेशन लें, और ये भी एक उनका बेसिस होना चाहिए। और आपने जो 17C की बात कही, उसके मैच करने के बाद डेफिनेटली एक आपका ये सवाल है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, अभी जो ये लोकसभा इलेक्शन हुए थे, इसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया था, स्टालिन की गवर्नमेंट ने, उन्होंने 17C फॉर्म सभी पोलिंग बूथ से लिया और शाम होते होते तक सारा अपनी पार्टी की वेबसाइट पे उन्होंने अपलोड कर दिया, ताकि किसी भी तरह की धांधली की गुंजाइश उन्होंने मौका ही नहीं दिया। तो ये क्विकनेस, ये प्रॉम्प्टनेस जो है, ये यहाँ महाविकास आघाड़ी में अगर होती या हरियाणा में भी होती तो शायद नैब करने में, मतलब पकड़ने में जो इनकी चालाकी है, उसको उनके पास इक्विप्ड होते, मतलब हथियार होता उनके पास कि भाई ये देखिए, आप हमारा 17C ये है और आप ये दिखा रहे हैं। तो आपका सवाल जायज है, इसका जवाब महाविकास आघाड़ी के पार्टी से उनको जरूर देना चाहिए कि उनके पास है भी या नहीं 17C फॉर्म, उन्होंने लिया भी या नहीं, या खाली ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए कि हम ही लोग आ रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल ओंकारेश्वर जी, ये महाविकास आघाड़ी के 150 से ज्यादा विधायक अब कोर्ट जा रहे हैं पिटीशन दाखिल करने। ये एक बड़ा मूवमेंट होगा, मतलब 150 पिटीशन एक स्टेट के इलेक्शन को लेकर दायर होंगी और हर जगह इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा। तो एक तरफ तो ये है कि प्रेशर पड़ेगा, बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। दूसरी तरफ ये है कि हमारी जो न्याय प्रक्रिया है जिस रफ्तार से चलती है, ये स्लो डाउन में जाएगी। 4 साल 5 साल, जब तक इस विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब तक फैसला नहीं आएगा। ये भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, ये चैलेंज जो किया जा रहा है ये कितना इफेक्टिव होगा? और दूसरा, सड़कों पर जो विरोध होना शुरू हो गया है, क्या ये विरोध ज्यादा कारगर होगा, ज्यादा बड़ा दबाव क्रिएट करेगा इलेक्शन कमीशन, केंद्र सरकार सब पर? देखिए, कानूनी प्रक्रिया हमारे यहाँ जितनी जटिल है और जिस तरह से सालों साल मुकदमे चलते हैं, हम बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते कि कोई इमीडिएट रिड्रेसल इसका हो जाएगा, अनटिल एंड अनलेस कि कुछ अकाट्य एविडेंस बिल्कुल सामने रख रहे हों। दिक्कत क्या है कि इसमें महाविकास आघाड़ी में भी वॉइसेस जो है, कंट्राडिक्टरी वॉइसेस हैं। संजय राउत ने पहले ये कहा कि कुछ न कुछ इस गड़बड़ मामले में है। तो एकजुट हो गए, इस मामले में एक राय हो गई है और ये तय हो गया कि महाविकास आघाड़ी के 150 से ज्यादा कैंडिडेट केस फाइल करेंगे, ये तय हो हाँ, गया। वो केस अब देखना ये है कि वो केस में क्या लेके आते हैं, किस तरह का एविडेंस। कोर्ट को तो एविडेंस चाहिए होता है ना। कोर्ट तो हत्या के अपराधी को भी बरी कर देता है, कहता है साहब हमारे इन्होंने कोई एविडेंस पेश नहीं किया। तो एविडेंस चाहिए होगा, वो सबसे क्रुशियल है। और ये जो एविडेंस दिख रहे हैं, जो डॉक्टर गर्ग ने बताया या मैंने बताया कि भाई ठीक है, 5 बजे का आंकड़ा आपने दिया था, 6 बजे तक भी वोटिंग हुई होगी, 1 घंटे में कितना चेंजेस है। और फिर आपका जो अभी मैं देख रहा हूँ, महाराष्ट्र का जो इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे भी वही फिगर है 58.22%, और फिर आप चेंजेस करते हो। तो जब तक जो कन्विंसिंग एविडेंस हैं या माने लॉजिकल एविडेंसेस हैं कोर्ट के सामने, वो नहीं रखे जाएंगे, तब तक उसका रिड्रेसल नहीं होगा। दूसरा क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपना प्रोसेस बना रखा है कि आपको किसी पर्टिकुलर पोलिंग बूथ पे शिकायत हो तो आप 45-47 हजार रुपया जमा करें, मतलब टोटल लगभग 47 हजार के आसपास कॉस्ट है, उसमें जीएसटी वगैरह भी लगता है। 200 रुपए, 47,200 रुपए तो पर बूथ। अब ये सोचिए कि अगर पर किसी को बूथ नहीं, पर ईवीएम, पर ईवीएम, सॉरी, पर पर ईवीएम। ईवीएम,
पर ईवीएम। अगर उसको 50 ईवीएम्स की जांच करानी है, 100 ईवीएम की जांच करानी है, तो वो कितना पैसा कहाँ से लाएगा, उसको कैसे शो करेगा, और उसका फिर प्रोसेस। तो ये जो इतना जटिल इसकी प्रक्रिया बना दी गई है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसको उस तरीके से नहीं, जब देखिए चुनाव आयोग को, पहले तो मैं ये कहता हूं बार बार कि जब देश के एक बड़े हिस्से में, एक बड़े वर्ग में ईवीएम मशीनों को लेके शक है, तो आपको इतना ज्यादा क्यों उसके प्रति प्रेम है? आपको देश के लोकतंत्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। अपने नागरिकों के, अपने वोटर्स, मतदाताओं के विश्वास और उनके साख के प्रति प्रेम होना चाहिए कि आपको कैसे विश्वास है, हम वैसे ही देंगे। तो ये जो बातें हैं ना, ये संदेह पैदा करती हैं। जो विजिबल एविडेंस नजर आते हैं कि पब्लिक में किसी की हवा नजर आती है और रिजल्ट किसी और के फेवर में नजर आता है। तो अब अगर 150 सांसद एक साथ जा रहे हैं, तो सिर्फ कोर्ट में जाने से नहीं होगा। उनको कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ की जनता में भी नाराजगी अगर है, तो वो दिखनी चाहिए। और अगर यूनाइटेड रूप से वो इसको सामने रखते हैं, तभी इस पे कुछ हो पाएगा। लेकिन वो हाफ हार्टेडली आप कुछ करेंगे और फिर भूल जाएंगे, 2 दिन के लिए शिकायत की, फिर घर बैठ गए, तो कुछ नहीं होने वाला। जी। जी। डॉक्टर साहब, ये जो अभी वीवीपैट के मैच करने वाली बात है जो ओंकारेश्वर जी ने उठाई, ये एक तो ये कि ये बहुत पैसा भी इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जाहिर है कि पार्टियां लगाएं पैसा, जितने भी तीनों घटक हैं कलेक्शन करें और लगाएं पैसा। लेकिन राजीव कुमार तो इस मैच करने के लिए भी तैयार नहीं है इन दोनों के, और इसीलिए एक कंटेम्प्ट पिटीशन भी उनके खिलाफ दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए मुकेश जी, पहली बात तो ये है कि केवल पैसा नहीं है, दूसरा जो एसओपी देनी है वो देते ही नहीं। 6 दिन का 7 दिन का टाइम देता है, 7 दिन एसओपी नहीं देता, तो मशीन कैसे चेक फिर बोलेंगे उनके इंजीनियर आके बता देंगे। ये पूरे का पूरा मिस्टर राजीव कुमार जो डाटा साइंस है, आंकड़ा विज्ञान है, उसके पूरे जो नियम हैं उनकी धज्जियां उड़ा रहा है। आंकड़ा विज्ञान में, मैं आपके सवाल पे भी आता हूँ, आंकड़ा विज्ञान में ये है कि आंकड़ा एक जैसा, एक ही फार्मूला होना चाहिए। जैसे हम कहीं जगह पे पॉपुलेशन का काउंट करते हैं, अगर हम बोलते हैं मेल फीमेल कितना है, फिर हम उसमें चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, मेल फीमेल ही बताएंगे। अगर हम केवल मेल पॉपुलेशन बताएं तो वो तो एज ग्रुप, ऐसा नहीं है, कहीं एक बता देंगे कहीं दूसरा। अब क्या हो रहा है, इसने बोला पहले 2 दफा जो बताया, 5 बजे और 11:30 बजे, तब तो इसने बताया डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा। जो परसेंटेज बताया इसकी एनकोर से, एनकोर ऐप में डिस्ट्रिक्ट का आता ही नहीं है, वहां तो आता है बूथ वाइज। उसका एक कॉन्स्टिट्यूंसी का डाटा है, वोटिंग भी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रही है, वोटिंग डिस्ट्रिक्ट में तो हो ही नहीं रही। सो वो डिस्ट्रिक्ट का बताता है, लेकिन लास्ट डाटा जब कभी बताता है तो वो बूथ वाइज बताता है। और उस बूथ वाइज में भी क्या करता है, बूथ वाइज वो अल्फाबेटिकली बताता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं का होता है, ताकि आप डाटा एनालाइज ना कर सको, तब तक वो रिजल्ट डिक्लेयर कर दी। दूसरा क्या गड़बड़ करता है कि ये डाटा जो केवल 1 लाख बूथ का बताना था, 1 लाख टोटल बूथ का, उसमें तो 3 दिन लेता है। लेकिन जो उसी 1 लाख बूथ में एवरेज 10 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं, तो 10 लाख तो वो फिगर होगी, और उसमें किसको कितने मार्जिन से जीता वो भी लिखना है। और 1 लाख उसमें नोटा हो गया, 11 लाख होगी, वो शाम को 8 बजे डाल देता है। तो इतना भाई एफिशिएंट, उनकी फोटो भी उनका डाटा भी, वो सब रात को, क्योंकि उसको जस्टिफाई करना है। जब इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर दिया कोई चीज, तो चैलेंज उसका बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इससे उसकी बेईमानी पता चलती है, मेरे को कहने में कोई दिक्कत नहीं है। जब अपने आप ही वो इसी जो है, वो सही बात बताने की बजाय, अब आप चाहो कोर्ट में, ये 150 लोग कोर्ट में जा रहे हैं, कुछ नहीं होएगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था, अब सड़कों की राजनीति गांव का आपने दिखाया ही है। अभी मेरे पास हरियाणा वाले ये जो मैम बोल रहे थे, वो किसी और बूथ का भेजा, इनके पास किसी और बूथ का है, ऐसा ही डाटा जैसे इन्होंने बताया, एक बूथ का नहीं है, हजारों बूथों का ऐसा मिलेगा। अब बात क्या है, बात यह है कि हमारे पास जब कोई भी काम करता है, राजीव कुमार का काम है निष्पक्ष चुनाव करवाना, वो नहीं करवा रहा। अब उसको ना तो कानून का डर है, ना उसको जनता का डर है, ना उसको जो सरकार का डर है, ना उसको न्यायपालिका का डर है। उसकी आत्मा तो मर चुकी है, उसको भगवान का कोई डर नहीं है। अब उसको लोग सीधा कर सकते हैं और कोई नहीं।
और कोई ताकत नहीं है, ना कोई कोर्ट ठीक करे, ना कोई प्रशासन ठीक करे, ना कोई सियासतदान हुक्मरान ठीक करे, ना किसी रब के डर से वो करेगा। वो करेगा जब लोग खड़े हो जाएंगे, जैसे गांव में हो रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरा, उसके खिलाफ भले ये गिरेगा, ये महाभियोग लेके आए, ऐतराज जताना है तो पार्लियामेंट में जताए सारे इकट्ठे होकर कि ये हम इसको राजीव कुमार को इम्पीच कराना चाहते हैं। नहीं करा पाएंगे क्योंकि गिनती का सवाल है, लेकिन एक सवाल तो आएगा ना। अब जब तक आप आंदोलन नहीं करेंगे मुकेश जी, तब तक अदालतों में, मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण दे रहा हूं हमारे दर्शकों के लिए। किसान आंदोलन में बड़ा ऐसी बोला, आप क्यों नहीं जाते कोर्ट में? आपको मालूम है कि कानून तो खिलाफ है, कानून तो संविधान के खिलाफ है, आप अदालत में क्यों नहीं जाते? मेरे से पूछते थे जब ये मीडिया में पंजाब में ज्यादा वो चलता था, मैं बोलता था अदालत तो ये देखेगी कि कानून ठीक है या गलत है, लेकिन जिसने बनाया उसने तो उसकी प्रक्रिया भी ठीक नहीं रखी। जिसने बनाया है वहां हम दोनों बातें उठा सकते हैं, अदालत तो ये देख ही नहीं सकती कि लोकसभा में हुआ क्या था, चर्चा बिल्कुल। हुई भी थी या नहीं। तो इसलिए अब लोगों के पास ही जाना होगा, अदालत में जाके तो इसको खराब करने की बात होगी। मैं आज बता देती हूँ, हरियाणा में, अगर ये हरियाणा में एजिटेट कर देते, जब इतनी बड़ी धांधली हुई थी, तो महाराष्ट्र में नहीं होती थी। लेकिन इन्होंने बिल्कुल कांग्रेस वालों का, एनडीए वालों का, INDA इंडिया का, वो इनके पास ऐसे लोग हैं इनमें जो बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, आपके ऐसे ऐसे लोग लड़ते रहे। हम बोलते हैं शरद पवार को दोनों तरफ जाता रहा जी, इन्होंने उद्धव ठाकरे से बड़ी बुरी की जी। इनको ऐसी बातें बताना शुरू कर दे एक दिन पहले ही, इसलिए ताकि दूसरा जो हम बोलते हैं एग्जिट पोल, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एग्जिट पोल में मैनिपुलेट करते हैं जहां जरूरी है। एग्जिट पोल तो फिर झारखंड का भी NDA के फेवर में था, वहां क्योंकि मैनिपुलेशन नहीं हुई। एग्जिट पोल दोनों जगह पे इनके फेवर में था, NDA के, और हैवीली फेवर में था। अब भी, अब तो नहीं, वहां मैनिपुलेशन, झारखंड में तीन तीन पोल ऐसे थे जो इंडिया के फेवर में भी थे। हाँ, यहाँ भी जी। थे, यहाँ भी एक दो थे जी। लेकिन बिल्कुल। ज्यादा ज्यादा थे। हाँ, लेकिन ये वहां था कि इतने, जब फाइट थी महाराष्ट्र में ये सब मान या रहे थे, और हाँ, इक्का दुक्का पोल को छोड़ दें तो सब इसीलिए मान मैं रहे थे आपको कि एक पार्टी का एक बात बता रहा मुकाबला है। हूँ। देखिए, जी। मैंने जो देखा है, ये मैंने सारी जो 288 सीटें हैं, उनका एक एक का कौन जीता कौन हारा, कितनी वोटों से हारा, पूरा निकाला है। ये पूरा का पूरा देख सकते हैं। इसमें 100 जी। सीट ऐसी है जहां ये जो NDA है वो हारती अगर ये वोट प्रतिशत ना बढ़ता। एक बात तो ये है, एक अकेली सीट का, 100 सीटें हैं। अकेली वोट का, 100 सीटें 100 सीटें हैं जो ये वोट परसेंटेज बढ़ने जहां बढ़े बढ़ाने हैं से जीत वहां गई हैं। एनडीए NDA ने जीता। जहां NDA जीती है वहां। 100 सीटों का दूसरा, खेल हुआ है इसमें, आप कह 100 रहे हैं। सीटों का खेल हुआ, हाँ, यस, आई एम सेइंग इट विद जी। रिस्पांसिबिलिटी। इनमें से 46 सीटें वो हैं जो 10,000 से कम मार्जिन से जीती हैं NDA ने। 46 में से आगे 23 सीटें वो हैं जो 5,000 से कम मार्जिन से जीती हैं। 23 में से आगे 14 सीटें ऐसी हैं जो 3,000 से कम मार्जिन से जीती हैं। ये है इसका आंकड़ा। अब एक और आंकड़ा बता रहा हूं जिसका राजीव कुमार जवाब दे। इसमें ना तो 17C फॉर्म काम करेगा, आपका 17C का मैं जवाब दे रहा हूं। जी। जी। ये राजीव कुमार ये बताया कि इसकी ऐप जो बताती है, एनकोर ऐप के कितना वोट डला, वो बोलती है 6,40,88,195, 64 मिलियन वोट डला। ये उसकी एनकोर ऐप बताती है। लेकिन जब वो वोट काउंट करता है, वो भी उसी ने डाला है, हमने तो डाला नहीं है। वो आती है 6,40,78,265। 10,000 वोट तो यही कम है। ये तो पूरी मैथमेटिकल है, मशीन है। मशीन में तो वोट ऐसे हो ही नहीं सकती। ये EVM की वोट की बात कर रहा हूं मैं जी। जी। टोटल वोट की बात नहीं कर रहा, केवल EVM की। जब EVM में 10,000 वोट इसमें गड़बड़ होगी, ये 17C फॉर्म तो बताएगा नहीं, बिल्कुल। ये तो राजीव कुमार बताएगा ना। सो इसलिए ये जो बातें हैं जो हम कई दफा करते हैं कि ये सबूत हमारे पास होने चाहिए, लेकिन ये काम राजीव कुमार का है। राजीव कुमार अपनी बेईमानी कर रहा है। जब कोई जो इंसाफ करने वाला है वो एक तरफ का हो जाए तो फिर लोगों को बिल्कुल। लड़ने पड़ता है। ये कोई आज की बिल्कुल। बात नहीं है। सो मुकेश जी, अगर इन बातों की, कहानियों की बात है, आंकड़ों की बात है, जितना आंकड़ा चाहे कोई मैं देने को तैयार हूं। मैंने दिन रात में सोता नहीं,
2 घंटे, कभी 3 घंटे मैं लगा रहता हूँ। प्रिंटर घर में रखा हुआ है, रिम कागजों के, फट प्रिंट निकालता हूँ हर चीज का, ताकि बाद में ये निकाल ना दें। उसको अकेले अकेले को स्टडी करता हूँ। एक बात आज ही मैं एक लाइन में बता के आपको, फिर आप जो भी करना होगा। एक बड़े जो साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छे, सरकार की आलोचना भी करते रहते हैं, सरकार में भी उनके हैं। तो मेरे से सुबह उनसे बात हो रही थी इसी आंकड़ों पे। तो मैंने उनको एक बोला, कहने लगे सर ऐसे कैसे। मैंने बोला सर मेरी बात ये है कि मैं जब आंकड़ा देता हूं, मैं जिसका विरोध कर रहा हूं, मेरे को शंका है कि वो उसने गलत किया होगा, मैं उसके फेवर में बात करके देखता हूं पहले, कि ये भी ऐसा हो जाए, ये भी ऐसा हो जाए, क्या तब भी हो रहा है। ये आंकड़ा जो मैंने निकाल रहा हूं, मैं राजीव कुमार को कुछ एज देके निकाल रहा हूं। अगर मैंने उसको एज ना देना हो, केवल जी निष्पक्ष निकालना हो, तो और भी बुरी बात होगी। अगर मैंने फेवर करना हो तो फिर तो मेरी एनालिसिस का कोई फायदा ही नहीं ना होगा। ज्यादा से बिल्कुल। ज्यादा मैं सही निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं तो राजीव कुमार को, चलो जरा ऐसा हो गया होगा, कोई बात नहीं, बेनिफिट ऐसा ऑफ होने डाउट उनको देते हुए आपने ये हाँ, कैलकुलेशन की। बेनिफिट ऑफ डाउट मैं राजीव कुमार को देता हूँ, जी बिल्कुल। तब भी ये है। बहुत सो इसलिए बिल्कुल। हमें देखना होगा। जी, बहुत छोटे-छोटे सवाल आप दोनों से 1-1 मिनट में। क्या मीनू जी लगता है कि लड़ाई ये कई फ्रंट पे लड़नी है? ये कोर्ट में भी जाना है, मैं सड़कों पे भी उतरना है और संसद में भी जाना है। जब तक ये तीनों तरफ की लड़ाई नहीं होगी और इस लड़ाई को उस हद तक ले जाना पड़ेगा कि हमें संसद खाली करना पड़े। ये नौबत भी आ सकती है। जी, जी। देखिए मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले एक चीज कहना चाहूंगी कि ना जो 17 सी फॉर्म की बात हो रही है, आपने पूछा था कि 70 सी फॉर्म का जब मैच हो जाता है तो फिर आप किस तरीके से उसके ये किस तरीके से दावा कर रहे हैं कि धांधली हुई है। मेरा ये कहना है कि मेरा एक सवाल दिमाग में जो उठ रहा है, मैं डॉक्टर साहब से भी जवाब चाहूंगी उसका, कि वो बताएं कि एक्चुअली हुआ क्या है। देखिए 17 सी फॉर्म तो पोलिंग पूरा होने के बाद मिल जाता है, जो एजेंट बैठे हैं पार्टीज के उनको दे दिया, वहां पे जो भी ऑफिसर बैठे हैं उन्होंने दे दिया, और वो अपने अपने पार्टी ऑफिस में उन्होंने जमा करा दिया अपना 17 सी फॉर्म। उसी को लेके काउंटिंग वाले दिन बैठे। तो लेकिन जो रात में और बीच के 2 दिन में जो बढ़ता है परसेंटेज, वो उस 17 सी फॉर्म में तो रिफ्लेक्ट नहीं होता। वो कहाँ पे पार्टी के पास नहीं कहाँ और से होता? 17 सीट तो तभी दिया जाएगा जब पोलिंग काउंट कंप्लीट हो जाएगी। जी ये उनका कहना है। हाँ, हाँ, तो उसके वो बाद वो परसेंटेज बढ़ी, वो कहाँ रिकॉर्ड होती है वो पार्टीज के वो पास? वो ईवीएम को मैच करेंगी ना आप तो। आप नहीं काउंटिंग पार्टी। स्टेशन पे तो ईवीएम मैच करेंगी ना, जी ईवीएम के डाटा मैच करेंगी। जी ये जी। ठीक, लेकिन जो परसेंटेज बढ़ी वो हुई बढ़ा है नहीं है। वो मतलब उनके हिसाब से, इसी के हिसाब से हाँ, वो बढ़ा नहीं है। वो वोट उसको कहाँ? परसेंटेज, वो पहले जो थे वो फाइनल नहीं थे, वो उसको करेक्शन करके दे रहा है उसके हिसाब से। हम्म, ये इसी का वो है। जी, ओंकारेश्वर जी जी, कहाँ-कहाँ जी। लड़ी जाएगी इसकी लड़ाई? जो आप कह रहे थे वो आपके जी, सवाल का जवाब, जी, कि उसमें जो जी। आपने बताया था, तो खबर ऐसी भी है कि शायद अंदर खाने में ऐसी तैयारी चल रही है कि महाराष्ट्र के जो 44 विधायक हैं एमवीए के, वो इकट्ठा इस्तीफा देने की बात सोच रहे हैं। अब आई डोंट नो ये कितनी तैयारी है बिल्कुल, इसकी। ऐसा ही एक्सट्रीम स्टेप की तो ज़रूरत मुझे ऐसा पड़ेगी मेरे लगता है ख्याल कि से। अगर इलेक्शन इतनी धांधली से हो तो वास्तव में दे ही देना चाहिए नैतिकता के आधार पे। जी। बिल्कुल। जी, ओंकारेश्वर जी। नहीं, मैं ये जो मीनू जी ने जो सवाल उठाया, आपने जवाब दिया, लेकिन उसमें ये क्लैरिटी नहीं हो पा रही है कि ये जो है टोटल कहाँ से काउंट करेंगे। आपको 17 सी तो मिल गया, एग्जैक्टली। एक यस। इंडिविजुअल कैंडिडेट को मिला है कि भाई हमारे कंस्टिट्यूएंसी में या हमारे उस पे फलां पे, लेकिन ये ओवरऑल जो आंकड़े डिफरेंस आ रहे हैं, उसको कैसे मैच किया जाएगा कि क्या हुआ? आपके मैं उसके देख रहा हूँ, अलग-अलग 3 आंकड़े नज़र आ रहे हैं। कहीं 66 पॉइंट उन वो भी आंकड़ों सब। को आप छोड़ दीजिए। 2 हिस्से हैं इसके, हाँ, मैं बता रहा हूँ। 2 हिस्से, मैं हाँ, इलेक्शन कमीशन हूँ, आप समझ लीजिए। मैं राजीव हाँ, कुमार हूँ, आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ठीक है। उसका एक तो ये है, फॉर्म 17 सी तब दिया जाता है जब पोलिंग कंप्लीट हो गई, और उस हुँ, 17 सी को आप जब अगली बार जब काउंटिंग होगी, तो आप वही ईवीएम खोल के दोनों के आंकड़े मैच करेंगे कि उस दिन जब बंद की गई थी तो इतने थे, आज खोली जा रही तो इतने हैं। अगर उनमें फर्क नहीं है तो ठीक है, एक। दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन का कहना ये होता है कि हम
फेजेस में आंकड़े देते हैं। जब तक हमारे पास जितने देर तक के आ जाते हैं आंकड़े उतना हम जारी करते हैं और फिर वो करेक्शन होते रहते हैं। ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। अब इसमें कहाँ क्या खेल हो रहा है ये तो मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, ये डॉक्टर जी। गर्ग बता सकते हैं और जो भी ईवीएम रिलेटेड एक्सपर्ट हैं, जो उसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, उनको जो जिनके पास विशेषज्ञता है वो बता सकते हैं कि कैसे इसको मैनिपुलेट किया जाता है। तो ये है, लेकिन मेरा सवाल ठीक है। बताइए, अब लड़ाई वाला टाइम नहीं है ज्यादा लंबी बहस का। जी। लड़ाई तो देखिए, लड़ाई तो हर मोर्चे पे लड़नी होगी। आपको इन सब टेक्निकलिटीज में भी जाना पड़ेगा जहां खेल हो रहा है या जहां जो एक्सप्लेनेशन के लायक नहीं है। जब तक कन्विंसिंग ये डाटा नहीं होता है कि ऐसे भाई 5 बजे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्यों की? अगर मान लीजिए 5 बजे खत्म नहीं हुआ है, 1 घंटा बचा हुआ है तो 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए ना। उस दिन का आपका फाइनल आंकड़ा जो जारी होता है वो 5 बजे तक का है। आप कह रहे हैं ठीक है 6 बजे पोलिंग हुआ है। आपके पीआईबी से लेके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर तक के वेबसाइट पे सिर्फ वही आंकड़ा है और उस दिन रात को 9 देखिए, बजे अब 10 बजे तक अखबारों ने इस जो पर डाटा चर्चा करने जारी का कोई किया। फायदा नहीं ओंकारेश्वर जी। इस पे बात करने का अभी हमारे पास कोई बेसिस नहीं है ना, कोई हम एक्सपर्टीज नहीं है हमारे पास। तो ये इस पे तो हम अब बात कैसे करें? इस पे कोई इसके हम अलावा आपके पास कोई बेसिस नहीं होगा क्योंकि यही आंकड़े जो हैं वो डिफरेंस बताएंगे कि कहां कैसे गड़बड़ हो रहा है। बाकी की बिल्कुल, तो चीजों पे उसमें आप डॉक्टर डाउट कर गर्ग सकते हैं कि ईवीएम है, टेक्निकलिटीज में आप उसको दे आइए। आप अगर कोर्ट में भी जाएंगे तो कोर्ट कहेगा एविडेंस लाइए। आप कहेंगे 17 सी तो मैच कर रहा था तो बोले ठीक है, जब मैच कर रहा था इसका मतलब आप हार गए। ये है बिल्कुल, बात। ये खतरा तो है ही, ये खतरा तो है ही। नहीं बिल्कुल। मुकेश जी, लेकिन सारी लेकिन चर्चा ये के जो बीच डॉक्टर गर्ग ने जो 3-4 पॉइंट्स दिए हैं, उनको भी गौर कीजिए आप। वो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं कि कितने वोट पोल हो रहे हैं, कितने काउंट हो रहे हैं, उनमें मिसमैच क्यों है? जिस पोलिंग जहां वोट परसेंटेज बढ़ रहा है वहीं बीजेपी क्यों जीत रही है? ये इसको पकड़ा जाएगा हाँ कि वो ऐसा क्यों सबसे हो रहा है? इंपॉर्टेंट है, वो सबसे तो नहीं, इंपॉर्टेंट ये है। सारी चीजें जो एक्सप्लेन भी करती हैं। बिल्कुल। एक्चुअली एक्चुअली तो मुकेश जी, जहां पे आपने जैसा बताया कि जहां वोट परसेंट इंक्रीज हो रहा है वहीं बीजेपी जीत रही है। इनफैक्ट वहीं पे स्क्रूटनी होना चाहिए कि 17 सी फॉर्म के बाद जो आंकड़ा बढ़ा था वो पार्टीज के पास कहां दर्ज हुआ, जो कंसर्न बिल्कुल। पार्टीज और पार्टिसिपेटिंग करेक्ट। पार्टीज है। जवाब मिल जाएगा कि क्या बिल्कुल। बेईमानी हो रही है या ईमानदारी से काम हो रहा है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से पॉलिटिकल पार्टी भी इतना होमवर्क तो करेंगी ही कोर्ट में जाने के पहले। यूं ही मुंह उठाकर और 17 सी हाथ में रख के तो जाना ठीक नहीं होगा। तो उन्हें इतना होमवर्क करना चाहिए और मुझे लगता है जो आपने कहा कि 44 विधायक छोड़ें विधानसभा, ये एक एक बहुत बड़ा स्टेप होगा इस दिशा में कि इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया को साफ-सुथरा बनाया जाए, जवाबदेह बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और ईवीएम अगर शक की सबसे बड़ी बुनियाद है, तो इसको बाहर किया जाए, बैलेट पेपर्स पर चुनाव करवाए जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। धन्यवाद आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार।